एक और स्टेप नीचे आ जाती हूँ। अब वहां से तो आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे अब डेड एंड है। ये वीडियो बनाने का सोल पर्पस ये है क्योंकि सीडीएस एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, एंड दिस इज नाउ फाइनल योर लाइफ सेविंग वीडियो। एब्सोल्युटली ब्रूटल, रॉ एंड सिंपल। ठीक है, पेज नंबर टिक कराऊंगी उसमें से, किस बुक में से? कंप्लीट जीके कंपाइलेशन में से, विच इज प्रिपेयर्ड बाय मी। क्यों करा रही हूं मैं इसे? क्योंकि मुझे इससे सिंपल और कुछ नहीं दिखा। ठीक है, अगर आपने इसे डाउनलोड कर दिया है तो साथ साथ में खोल के बैठ जाना। ठीक है, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले डाउनलोड कर लो। और इफ यू आर इफ यू हैव सॉर्टेड योर रिसोर्सेस आउट एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ टॉपिक्स देख लो, कौन कौन से टॉपिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोई टॉपिक आपसे छूट गया है तो एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक्स की आज बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एक रिपीटेशन की तरह देखे जाते हैं। पैटर्न सेट हो चुका है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, खोल लें अपनी बुक, लेट्स गो। ऑलराइट, ये बुक खुल चुकी है हमारी। थोड़ा सा क्लोज फोकस रह के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगी, जो पेजेस हमारे लिए एज ऑफ नाउ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, एक फॉर्मूला जो हर बार मैंने दिया है, एक और बार रिपीट कर देती हूँ। हम 90, 70 और 30 वाले फॉर्मूला के साथ अगर चले तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चंस जो आपके सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने। बस इसी सारे अटेम्प्ट को करने के पीछे हम फंबल कर जाते हैं, नेगेटिव मार्क कर जाते हैं और जीके में लाले पड़ जाते हैं सच में नंबर लाने में। यू हैव टू क्रैक दिस कोड फर्स्ट। 90 का मतलब क्या था? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और जब हम अटेम्प्ट करने की बात है, ऑब्वियसली पॉजिटिव अटेम्प्ट्स की ही हम बात करेंगे, नेगेटिव अटेम्प्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट गेस वर्क करके या क्लैरिटी ना होने के बावजूद हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पॉलिटी और फिजिक्स। इसे मैंने 90 वाले कोड में क्यों रखा हुआ है? रीजन बीइंग इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज अ पैटर्न रिपीटिंग एवरी ईयर इन एवरी पेपर, सो वी कैन क्रैक दैट कोड, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देयर आर सब्जेक्ट्स जो कि 70 वाले कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री पढ़ता है ना, बायोलॉजी पढ़ता है, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है ना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ज्योग्राफी, मैप बेस्ड ज्योग्राफी, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफेंस अफेयर्स भी उसी में आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आपका उसी में आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, दैट 70 वाले में, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट 70% ऑफ इट, है ना। ओके, 30% का मतलब क्या है? यू जस्ट हैव टू गो थ्रू व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। कुछ चुनिंदा हैंड पिक्ड एवरी ईयर रिपीटिंग टॉपिक्स पे हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये 30 वाली कैटेगरी में क्यों है? जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। रीजन बीइंग इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है, लाइक देयर इज अ ह्यूज सिलेबस और हमेशा एक पैटर्न नहीं देखा गया होता, एंड दीज आर अ बिट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, उसे हम 30 में रखेंगे। तो दिस इज स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो अभी आपको लेने की ज़रूरत है। लेट मी टेक ऑल द पेज नंबर फॉर यू। साइड में मैं पेज नंबर भी बीच में इंट्रोड्यूस करते जाऊंगी, सो दैट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ओके, तो वीडियो पॉज करके ये बुक को रेफर कर लेना प्लीज़। आप कहाँ से कितने सब्जेक्ट्स, मैंने बहुत अच्छा रिसर्च एनालिसिस कर रखा है कि एवरेज ट्रेंड 5 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CDS 2 2022, CDS 1 2023 एंड CDS 2 2023 में क्या क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप रहा है, सो दैट यू कैन सी द वेरिएशन इन द ट्रेंड ऑल्सो। सिर्फ आप ट्रेंड में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ह्यूज वेरिएशन देखोगे, बाकी सब तो ऑलमोस्ट लगभग बराबर है ना। यहाँ पे आप एक ह्यूज चेंज देखोगे। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में कम हुए हैं और इकोनॉमिक्स के बड़े हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो। ऑलराइट, चलो शुरू करेंगे पॉलिटी के साथ। पॉलिटी ऑब्वियसली 90 वाले में आता है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक्स मार्क कराऊंगी, रीजन बीइंग यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। ओके,
ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट मिनट के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो डोंट गो थ्रू दैट। शुरू कर दो। शेड्यूल्स। शेड्यूल एक ऐसा पोर्शन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसकी इंफॉर्मेशन लोगों को थोड़ी कम होती है, थोड़ी डीप नॉलेज, लाइक कौन से अमेंडमेंट के साथ यूज़ हुआ था, क्या जुडिशियल रिव्यू उस पर लग सकता है या नहीं लग सकता, या कोई केस एसोसिएटेड टू इट। बाकी तो आपके शेड्यूल के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग। खासकर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 से आपके क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो शेड्यूल्स तो करने ही करने हैं, 12 शेड्यूल हैं। हाँ चलो, एक और इशू आप ये फेस करोगे कि यू विल रीड इट आउट बट लैंग्वेज में दिक्कत होगी। ठीक है, अभी लैंग्वेज का भी आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि उसके लिए अभी लास्ट दिन में आपको क्या करना चाहिए। प्रियम्बल है, प्रियम्बल करना मस्ट है, पेज नंबर साथ साथ में लिखते जाओ, है ना। प्रियम्बल से रिलेटेड आपके ये बेरुबारी केस, केशव नंदा भारती केस, LIC इंडिया बोमाई केस इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरी पर्सनल एडवाइस लो, इसके सारे के सारे वर्ड्स को याद रखना। सारे वर्ड्स इन डिटेल पूछे जाते हैं कि क्या मेंशन है, क्या मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, दीज आर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एंड टेरिटरीज से कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, इसमें से क्वेश्चन आया तो एक चीज ध्यान, क्रक्स बता देती हूँ। ओके, दिस वीडियो को आप क्रक्स एंड फाइनल रिविजन की तरह भी देख सकते हो। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट कहाँ कहलाता है, कहाँ नहीं कहलाता, ये क्वेश्चन आपसे इन पर्टिकुलर पूछा जा सकता है। जब भी एक स्टेट 2 स्टेट में डिवाइड हो या 2 स्टेट आपस में यूनाइट हो, अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया में ऐड हो जाता है, कल को अगर बांग्लादेश इंडिया में मर्ज हो जाता है, स्टिल हम नहीं कहलाएंगे, मतलब अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी से कोई पार्ट फॉरेन टेरिटरी में मर्ज हो जाता है ऑफिशियली, तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ऐसे जोड़ तोड़ के क्वेश्चंस आएंगे, इसके आर्टिकल नंबर ज़रूर देख लेना। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं। सिटीजनशिप के मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो वी कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारे पास सही में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। स्टार दिस मार्क आउट। फंडामेंटल राइट्स, अगर एक चीज़ मुझसे पूछो पॉलिटी में क्या पढ़ के जाऊँ, फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना, हर चीज़ पढ़ के जाना। कहाँ से उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसे प्रोटेक्ट करता है, कितनी कैटेगरीज हैं, क्या क्या हटाया गया है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 12 बहुत, इसमें हर आर्टिकल हर साल में पूछा गया हुआ है। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या डिटेलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इसमें, है ना। डबल जीओबाईडी क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो चीज़ शॉर्ट में पूछी जाती है उसको मैंने शॉर्ट में रखा है, जो चीज़ डिटेल में पूछी जाती है उसे डिटेल में रखा हुआ है। बीच बीच में मैंने बहुत सारे PYQs भी ऐड ऑन कर रखे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन बस एक चीज़ आप डिफ़िकल्टी जो अगेन मैं कह रही हूँ, लैंग्वेज में आप फेस करते हो, है ना, लैंग्वेज में, उसके लिए लास्ट मिनट सोल्यूशन मेरे पास यही है। मतलब अगर आप इन पर्टिकुलरली मेरे साथ जूम पे अगर पढ़ो, जैसे ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली जूम पे पढ़ा रखी हैं, तो देयर आई एम कि इसका सोल्यूशन दे दो, इसका आंसर दे दो, इसके कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर कर दो। बट अभी आपको कंसेप्ट तो आ गए बट क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो भाई एक PYQ की बुक पकड़ो, है ना, बहुत सही बात है। और इसकी सीक्वेंस पता है कैसे होनी चाहिए, वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस बुक ना, कंपाइलेशन वाली बुक, उसके बाद लैंग्वेज को क्रैक करने के लिए बस PYQ की बुक खोलो। PYQ की बुक खोलोगे ना, क्वेश्चन देखो, मन में उसका आंसर सोचो, है ना, क्या क्या है। ओके, फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें पूछी हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता, एंड देन उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे, मतलब ये कौन सी बुक है, ओसवाल बुक है ये। मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज जितनी डिफिकल्ट होती है ना, सोल्यूशन इन्होंने सिंपल बना रखे हैं, मतलब अंडरस्टैंडेबल हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि कौन सी हाई फाई इंग्लिश में लिख दी है, तो दैट इज़ गुड पार्ट अबाउट इट।
क्वेश्चन पढ़ो, मन में आंसर सोचो और फिर सोल्यूशन को देखो। उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से पॉइंटर्स आप मिस कर रहे हो वाइल अटेम्प्टिंग इन क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी आप कर लोगे। लास्ट 2 साल के पेपर करके जाना, कम दिन बाकी है इसलिए 2 साल के पेपर बोल रही हूँ, वरना 5 साल के बोले होते मैंने, ठीक है। 2 पेपर सॉल्व करके जाना, हो जाएगा, कर लेना, ठीक है। डुएबल बुक है, PYQ यहीं से देखना। ओके, देन आता है रिट्स वाला पोर्शन। भाई इसको तो गलती से भी मत छोड़ देना, इसको गलती से भी मत छोड़ देना। मैंने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे दिया हुआ है। हेबियस कॉर्पस, उसका मतलब क्या होता है, किसके अगेंस्ट लग सकता है, किसके अगेंस्ट नहीं लग सकता, उसमें होगा क्या। रिट्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। ओके, ये सब देखते देखते ना मुझे जूम क्लासेस एक्चुअली याद आ रही है कि हम क्या मस्त टेक्निक लगा के याद करते थे। P से प्रोहिबिशन और P से प्रिवेंट, है ना, और C से सेंटियोरारी और C से कैंसिल, ऐसे करके हमने बहुत सारे टेक्निक लगा के याद रखने की कोशिश करी थी। तो मेरे जूम वाले बच्चे प्लीज़ उसको भी थोड़ा रेफर कर ले, ठीक है। ओके, उसके बाद व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज पेज नंबर हम मेंशन करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। इन सबको अभी छोड़ देना, DPSP को मत छोड़ना भाई। देखो, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सबको मत छोड़ देना। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे या नहीं थे, कब ऐड हुए हैं, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं, जस्टिसेबल है या नहीं, पार्लियामेंट इसके बारे में क्या कर सकती है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आप रीड आउट करके पता लगा सकते हो, ठीक है। ओके, पेज नंबर 39, सुप्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। आप आधे से ज़्यादा पॉलिटी इस वाली स्लाइड से समझ सकते हो, है ना। व्हाट इज फेडरलिज्म, राज्यसभा का इक्विवेलेंट इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट इन स्टेट्स गवर्नर, लोकसभा का इक्विवेलेंट इन स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने लोग होते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ होती है, हु इज द लीडर, क्या उनका टेन्योर होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द वेरी शॉर्ट फॉर्मेट। एक ये टेबल है और एक अपना ये टेबल है। भाई पॉलिटी अल्ट्रा सिंपल हो गई है इससे। वाई आई एम फोकसिंग मच ऑन पॉलिटी, इतना ही फोकस फिजिक्स पे भी जाएगा क्योंकि ये 90 वाले सब्जेक्ट्स हैं, राइट। जब 70 और 30 वाले पे आएंगे दैट विल बी सिंपलर वंस, है ना। देखो कितना इजी है, सारे जो नेगेटिव मार्क्स आपके हो रहे थे वो होंगे ही नहीं अब, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि ओथ किसको कौन देता है, रेजिग्नेशन कौन किसको देगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, आर्टिकल नंबर क्या है। इससे अल्ट्रा सिंपल क्या होगा, है ना। तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट। प्रेसिडेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके क्वालिफिकेशन, उनके इलेक्शन प्रोसीजर, उनको कैसे निकाला जाएगा, वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, ये सारे पावर्स खासकर प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 47, ठीक है। ओके, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते बट जल्दी जल्दी रीड आउट। प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रायोरिटी में आपका पोर्टफोलियो यार है इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी बोल लो, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कितना अच्छे से पढ़ाया था, कबीर सिंह और प्रीति का एग्जाम्पल ले गए, है ना। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है और टेबल से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। ओके, दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर जो सवाल आते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के कंपैरिजन के आते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा गलत करते हैं, है ना। मतलब उनके क्या स्पेशल पावर्स हैं, किसके पावर्स किसके पास नहीं है, किसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, है ना। ऐसे सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन, बीच बीच में क्वेश्चन पूछूं, आपकी तैयारी का लेवल देखते हैं। क्या आपका प्रधानमंत्री, क्या प्रेसिडेंट राज्यसभा से हो सकता है? इन सब के आंसर्स फटाफट से कमेंट्स में ऐड करते जाना, ठीक है। ओके, सो कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा राज्यसभा इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आप क्या पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो एज ऑफ नाउ,
मैंने डिस्क्लेमर दे चुका है, दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द लास्ट मिनट में सब नहीं कर सकते हो। बिल्स को एक बार ज़रूर देख लेना, कैसे वो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट तक फॉलो होता है। मनी बिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पेज नंबर 65 यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? फाइनेंशियल बिल को अभी छोड़ते ना, बजट को छोड़ सकते हो, फंड्स को छोड़ सकते हो। दिस इज अगेन कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा राज्यसभा, प्लीज गो थ्रू इट। यार कर लो ये बुक डाउनलोड, यू नीड टू डाउनलोड दिस बुक यार, कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं तुम्हारे पास। यू हैव टू डू इट। लास्ट मिनट में आई डोंट थिंक सो समथिंग इज बेटर देन दिस। ओके, जिस तरीके से मैंने टेबल में बता रखा है ना, प्रेसिडेंट पढ़ लिया होगा, गवर्नर को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि उससे इक्विवेलेंट ही हैं। जो चीज़ें अलग हैं उन पे स्पेशल फोकस करना, ठीक है। ओके, जैसे जॉइंट सेटिंग आर्टिकल नंबर 108। चलो मुझे ये बता दो जॉइंट सेटिंग कहाँ कहाँ नहीं होती। एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि स्टेट्स में जॉइंट सेटिंग नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेचर में, जबकि यूनियन लेजिस्लेचर में आपका जॉइंट सेटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, आर्टिकल 108। और मुझे 2 एग्जाम्पल्स बता दो जहाँ पे जॉइंट सेटिंग नहीं होती। चलो बढ़िया। नेक्स्ट आपका लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, लोग कहाँ से आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, कौन कौन से स्टेट्स में नहीं है। ये जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, योर आंसर शुड बी इन रेस टू फाइंड द सोल्यूशन। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ओ बाइकैमरलिज्म क्या होता है, ओ कौन से स्टेट्स में अवेलेबल हैं, ओ लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग कितने होते हैं, कहाँ से आते हैं, नॉमिनेशन का क्या क्या ग्राउंड होता है गवर्नर का, ये सब आपके दिमाग में तुरंत से आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा तुम गलती करने वाले हो, क्योंकि अगेन यू विल ट्राई टू कंपेयर यूनियन वर्सेस स्टेट, लेकिन हाई कोर्ट में वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी, बहुत सारी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो सकती है, हाई कोर्ट को एक बार देख लेना। ओके, यूनियन टेरिटरीज को छोड़ सकते हो, पंचायत को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लोकल बॉडीज के क्वेश्चंस आते हैं, पेज नंबर 89। ये तुम नहीं छोड़ सकते हो। पंचायत के को पता तो है, मतलब कुछ कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं, लाइक इसका आंसर भी दे दो, क्या रिजर्वेशन की क्या स्कीम होती है रिलेटेड टू विमेन एंड रिलेटेड टू SC/ST कम्युनिटीज एंड OBC कम्युनिटीज। लोकल बॉडीज में इनका रिजर्वेशन किस हिसाब से होता है, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, अगर आपने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अच्छे से पढ़ लिया है तो ठीक है, इतने लेवल का आप पढ़ लोगे तो चलेगा। हर बार इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यू कैन इग्नोर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही करा रही हूँ, ठीक है। ओके, ये छोड़ सकते हो। पार्ट 12, 13 मत करना, लेकिन हाँ ये सारे कमीशन इंपॉर्टेंट है। फिनेंस कमीशन का आर्टिकल, उसका चेयरमैन कहाँ से आता है, उसमें कितने लोग होते हैं, इसके अलावा UPSC इज इम्पॉर्टेंट एंड आपका इलेक्शन कमीशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ के इलेक्शन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी। इन सब के रिप्लाई फटाफट कमेंट्स में लिखते जाना, ठीक है। मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है वो भी मैंने यहाँ बताया रखा हुआ है। जो कमीशंस, जो बॉडीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ी है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। पार्ट 16 ज़रूर पढ़ के जाना, इस सेक्शन में से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। NC/SC, NC/ST और NC/BC, इससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी आर्टिकल नंबर हैं और डिटेलिंग्स है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को छोड़ सकते हो, इमरजेंसीज को नहीं छोड़ सकते, पेज नंबर 112 सब कुछ है इसमें। क्या आर्टिकल से आपकी लग सकती है इमरजेंसी, कितने टाइप की इमरजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है, ये सारी जो चीज़ें बोल रही हूँ ना, मुझे PYQ याद आ रहे हैं, PYQ बता रही हूँ मैं आपको सब, है ना। कब कब लग सकती है, उसको हटाया कैसे जा सकता है, व्हाट ऑल आर ग्राउंड्स फॉर दीज इमरजेंसीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट तो आप पढ़ के ही जा रहे हो, पहले ही मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट पढ़ के जा रहे हैं। और ये बहुत क्यूट सा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल सा,
कौन से स्टेट को कौन से आर्टिकल के थ्रू स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उसको ज़रूर पूछना है। लास्ट टाइम क्या पूछा गया था? आई गेस मणिपुर पूछा गया था ना, आर्टिकल 371 क्लॉज 3 सी। तो इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, ABCD ऐसे करके। मुझे तो लास्ट वाला अच्छे से याद रहता है, आर्टिकल नंबर 371 आई गो टू गोवा ऐसे करके, आई वॉन्ट टू गो टू गोवा ऐसे करके याद रखने की कोशिश करी हमने जूम क्लासेस में, काफ़ी है ना। ओके, शॉर्ट टाइटल्स वगैरह इग्नोर कर सकते हो अभी। और इस तरीके से मैंने सब कुछ कराया। जिनकी है ना प्रिपरेशन अच्छी है तो वो थोड़ा सा आप लैंडमार्क केसेस पे को भी देख लेना। आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं लैंडमार्क केसेस से और अमेंडमेंट से, तो देख लेना। बट जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है वो इसको छोड़ देना। अभी ये सारे छोड़ने वाले क्वेश्चन हैं फॉर यू इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, फाइनली पॉलिटी खत्म होता है, फिजिक्स के अंदर हम एंटर करते हैं। थोड़ा सा और स्पीड में चलते हैं। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ के चलना पड़ेगा? फिजिक्स में यू हैव टू गो थ्रू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 136 नोट करते जाओ, ठीक है। 136 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिजिक्स में पता है क्या क्वेश्चन आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं होता, फॉर्मूला के एप्लीकेशंस। और मज़े की बात पता है क्या है? सीडीएस की जहाँ तक आज तक सोच गई है ना, जितने एप्लीकेशन ऑन रिपीट मोड वो पूछता है वो सब मैंने लिस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट और कंसेप्ट अपने दिमाग में बिल्ड करना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्वियसली आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको टिक करवा रही हूँ कि क्या क्या पढ़ के जाओगे। एटलीस्ट न्यूटन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ पढ़ के जाना। और इनके जो भी एप्लीकेशंस मैंने दिए हैं, मोमेंटम से रिलेटेड, इम्पल्स से रिलेटेड, है ना। Impulse is related to second law of motion, momentum is related to third law of motion, ठीक है। तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं वही सीडीएस पूछता है, लगा के चलना, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, ये सब मत पढ़ के जाना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। वर्क ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? वर्क डन इज 0 और नॉट, ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वर्क और एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ये जो फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², और उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ कैसा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पता है क्वेश्चन कैसे आएगा फिर, कि अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स कि ये आपको फॉर्मूला में वेलोसिटी को डबल करके देखना है, तब पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। रीज़न बीइंग वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूला तो मैंने लास्ट में टेबल भी बना रखा है, अगर आप बुक में देखो ना। ग्रेविटेशन से कितने सही क्वेश्चन पूछने में आते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जी, दैट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन r²। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा अगर मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट को हम डबल कर दें और उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दें। डोंट यू थिंक यू जस्ट हैव टू shuffle some digits here, इतना ही करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। बाकी छोटा जी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशंस के क्वेश्चन। अर्थ पे आप कहाँ चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम ज़्यादा हो जाएगा। इक्वेटर पे आओगे तो क्या होगा, पोल पे जाओगे तो क्या होगा, पहाड़ चढ़ जाओगे तो क्या होगा। ये सारे केसेस बैठ के अपनी नोटबुक में लिखो एंड डू लेट मी नो, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो छोटे वाले जी का क्या होगा, समंदर के नीचे डीप ओशंस में चले जाओगे तो क्या होगा, है ना। मून पे चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा। ये सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लोगे। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2π√L/g। अब इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यही पेंडुलम मून पे रख दे देंगे तो क्या होगा। तो यू शुड अप्लाई योर ब्रेन कि मून पे रखने पे छोटे वाले जी पे असर होगा, तो वो जितना कम या ज़्यादा होगा उसके रेस्पेक्ट में आपका टाइम पीरियड यहाँ पे कम ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे समर और विंटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बेस पे
आपका मेटल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उस हिसाब से आपके पेंडुलम की लेंथ लंबी छोटी हो सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके चलोगे ना, हो जाएगा, है ना। ओवरऑल अभी दिखा रही हूँ तो यू विल फील डुएबल, ठीक है। बस ये फॉर्मूला देखते जाओ और कंसेप्ट लगाते जाओ। जितनी एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं सीडीएस उन सबको पूछ चुका है, उसको पढ़ लेना ताकि कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कहाँ से उठ के क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, हर बार क्वेश्चन नहीं आता, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार देख ही लेना यार तुम लोग, है ना। समथिंग विच यू कैन नॉट लीव इज लाइट। लाइट को आप छोड़ नहीं सकते। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आप छोड़ नहीं सकते हो। ये पूरा पूरा ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज भी नहीं छोड़नी है। कितना सही तरीके से पढ़ाया है यार, और कितना सही हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, वरना ऑप्टिक्स इज अ वेरी बिग चैप्टर। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इसका फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पॉलिटी में बताया था ना, फॉर श्योर आपका फंडामेंटल राइट्स आने वाले हैं, तो इसमें भी फॉर श्योर आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा आने वाला है। आई एम नॉट गोना टीच यू ऑल द थिंग्स योर, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन इट। चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लेना, करंट अफेयर्स की वीडियो एंड सारी वन शॉट मैराथन एक बार देखो जाके। इतना अल्ट्रा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, प्लीज़ बुक को डाउनलोड करो और चुपचाप पढ़ो, है ना। PYQ लगाते जाओ। नहीं आते क्वेश्चन, हर बार का क्वेश्चन है यार, मायोपिया को करेक्ट कैसे करेंगे, है ना, मायोपिया में होता क्या है, यही क्वेश्चंस आते हैं, क्यों नहीं करते हो सॉल्व, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ सकते हो, सेमीकंडक्टर को छोड़ सकते हो, मैग्नेटिज्म को भी छोड़ सकते हो, हर बार क्वेश्चन नहीं आता, बट इसको ज़रूर मत छोड़ना। इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज होगी, मोटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ना। जूम वाले बच्चे क्या क्या मैंने याद कराया था, याद करो, है ना। जब आपको पानी चाहिए होता है, निकालना होता है, आप मोटर ऑन करते हो। मोटर के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मोटर के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पहले स्विच ऑन करोगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन हो रहा है, फिर वो मोटर घूमेगी, घूम घूम के आपका पानी चढ़ाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। उस तरीके से हमने इस चीज़ को याद करने की कोशिश करी थी। फिर हमने जनरेटर के बारे में क्या देखा था कि शादी में जाते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं, क्यों, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का तो कन्वर्जन नहीं हो रहा, वी वांट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जनरेटर ऑन किया है ना। तो होता क्या है, जनरेटर में हम उसमें डीजल डालते हैं, उसको चालू करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी लाइट आ जाती है जनरेटर चलाने से, है ना। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप याद रखने की कोशिश करोगे तो बात बन सकती है ना। ओके, नेक्स्ट आप इसको भी फॉर अ वाइल छोड़ सकते हो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट द बेस्ट थिंग फॉर यू इज दिस टेबल। यहाँ पे लगभग सारे फिजिक्स के फंडे मैंने इन्यूमरेट कर चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे, 90 वाले कोड वाले खत्म हो गए, सो नाउ वी कैन प्रोसीड फास्टर। ओके, आप क्या पढ़ के जाओगे मैं बताऊं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के जाना फॉर श्योर, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ के जाओगे, दिस यू कैन लीव। मोल कंसेप्ट में NCERT में ये चीज़ दी हुई है, बट आप इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, डबल स्पीड से सॉल्व करके आओगे। बस ये याद रखना है, 1 मोल इज इक्वल्स टू, एटम पूछे हो तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और अगर मास पूछा हो तो मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या तो मॉलिक्यूल, जो पूछा है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, मैं समझाती हूँ। अगर हम सोडियम के बारे में पूछ रहे हैं तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएगा, है ना। और इसका मास क्या हो जाएगा, सोडियम का मास क्या होता है 23, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 23 मास ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात अगर NaCl की पूछे
तो फिर क्या चेंज आएगा, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एटम्स नहीं होंगे, एटम इज द सिंगुलर पार्ट, ठीक है। यहीं पे सारे बच्चे थोड़ी सी नलायकी कर जाते हैं। और उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, NaCl का मोलर मास, ठीक है, 23 + 35.5 आपको करना पड़ेगा, वो 1 मोल ऑफ NaCl का मोलर मास हो जाएगा। डन। इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे, अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, दीज आर क्वेश्चंस फॉर यू, कर लेना, ठीक है। ओके इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल्स यू हैव टू रिमेंबर, पेज नंबर 256 ध्यान में रखना, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये छोड़ सकते हो अभी के लिए, है ना। जितने भी एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, ये नहीं भूलना है, पेज नंबर 262 डबल स्टार मार्क कर दो, यहां से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे, ये सारे, खासकर ये CaO वाला रिएक्शन, CaCO3 वाला रिएक्शन, PbNO3 वाला रिएक्शन हर बार पूछा जाता है, हर बार। दीज आर द क्वेश्चन यू कैन सी डायरेक्ट इस रिएक्शन से पूछे गए हैं। मैंने हैंड पिक करके NCERT से ये रिएक्शंस उठाए हैं जो CDS पूछता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वही पढ़ाई हैं, है ना। इसमें क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये पेज नंबर 265 नोट कर लो, इंपॉर्टेंट एसिड्स और किस किस में वो प्रेजेंट होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखोगे, हाँ ऐसे क्वेश्चन, किसमें कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा, ठीक है। 269 पेज नंबर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, चलो बताओ। हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं, क्या सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड क्यों पहनते हैं, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी लिखा हुआ है, ये बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, AgAu वाला, है ना, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें बीच में PYQ भी ऐड कर रखे हैं, है ना, देखो बीच बीच में PYQ ऐड किए रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई साहब, बस इस पेज को पलटते जाओ, बुक को पलटते जाओ, पूरा काम हो जाएगा। थर्माइड रिएक्शन, जितनी चीज़ें मैंने इन्वॉल्व करी हैं वो ही पूछी जाती हैं, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें नहीं कराया हुआ है। चलो, यू गॉट अ रीज़न, यू गॉट अ गुड डेमो ऑफ दिस बुक ना, ये सारे PYQ दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दिस, है ना। ओके ये सारा आप अभी छोड़ सकते हो, कार्बन वाली चीज़ें छोड़ सकते हो क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इफ़ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, और या तो साइंस स्टूडेंट हो लेकिन अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो यू कैन लीव दिस पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। इन सारे पोर्शन को छोड़ सकते हो, लेकिन एसिड, बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स को मत छोड़ना, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब भूल जाओ, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स और भी ज़्यादा छोड़ दो, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, आई नो दैट, लेकिन आप क्वेश्चन तो किसी से भी आ सकता है ना, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो बायो में एंटर हो जाते हैं। बायो में मैंने काफ़ी सिंपल कर रखी हैं आपके लिए चीज़ें, जैसे आपको क्या पढ़ना है, सेल फॉर श्योर, 305 पेज नंबर मार्क कर लो, सेल के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो। सारे ऑर्गेनलीज के क्या फंक्शन होते हैं, चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ, DNA कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कहाँ कहाँ आपके ऑर्गेनलीज प्रेजेंट, मतलब सॉरी DNA कौन कौन से ऑर्गेनलीज में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग योर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो, ठीक है। ओके देन देर इज अ कंपेरिजन, सेल के सारे स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। यू कैन इग्नोर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस भी छोड़ सकते हो, हर बार क्वेश्चन नहीं आता इसलिए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इवोल्यूशन, ये सब छोड़ देना, मत पढ़ना, लेकिन ये मत छोड़ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whittaker, इसको मत छोड़ना। जितने टेबल्स मैंने बायो में आपको दे रखे हुए हैं उनको नहीं छोड़ना है आपको, लाइक इन डिटेल यू कैन लीव दिस थिंग आउट। प्रोटेस्टा मोनेरा को डिटेल में मत पढ़ना, डिटेल में यू हैव टू स्टडी प्लांट किंगडम। कितना सही चार्ट बनाया मैंने, डोंट यू थिंक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और याद भी रह जाएंगे, है ना। जितने चार्ट्स बायो में बना रखे ना, चार्ट्स ही देखना, डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट किंगडम एंड
यू विल बी अमेज्ड टू सी द एनिमल किंगडम। रुको अभी आएगा। इन सारे पोर्शन को छोड़ सकते हो। बायो इज इन 70%, तो आप यू कैन लीव सो मेनी थिंग्स आउट। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन घूम घूम पे पूछा जाता है, बट यू हैव टू लीव इट। ठीक है, इन सबको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट टिश्यू को मत छोड़ना, प्लांट टिश्यू के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 2 साल में एक बार क्वेश्चन देखा जाता है ना। जाइलम फ्लोएम इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स, पेज नंबर 338 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 338 ये है। आर्टिकल नंबर कौन सा है बताना मुझे ज़रा सा, आर्टिकल नंबर कौन सा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस छोड़ सकते हो, एनिमल किंगडम नहीं छोड़ना है, और खासकर ये वाली स्लाइड तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट यार, जान लगी थी इसे बनाने में कसम से। मतलब बायो का पूरा चैप्टर का निचोड़ लगभग एक स्लाइड में है ना। कितना अच्छा है, देखो ये पूरी रेड आपका जो ये पोर्शन है, इसमें आपके सेक्सेस सेपरेट नहीं है। यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, एवरीथिंग इज कैटेगराइज्ड इन सो नाइस वे। ये इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। पॉज करके देख लेना वीडियो को, वरना काफ़ी लंबी वीडियो तो ऑलरेडी जा रही है, बट स्टिल इसको देखकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है ना। ये चार्ट बायो के बस चार्ट आपको गो थ्रू करने हैं एंड यू विल गेट इट। एनिमल टिश्यूज इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। ठीक है, एनिमल टिश्यूज के अलावा व्हाट यू कैन डू इज सेल साइकिल छोड़ देना यार, सेल साइकिल, क्योंकि आपको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, और ज़्यादा रिविजन करके नहीं जाओगे ना तो उल्टा नेगेटिव करके आ जाओगे, तो बेटर लीव सेल साइकिल, मत पढ़ना। ठीक है, अभी टाइम नहीं है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए, जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बट यू विल, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो जेनेटिक्स करना, क्योंकि तुमने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो हल्का सा पढ़ोगे तो यू विल क्लिक इट। जितने साइंस वाले बच्चे हैं जेनेटिक्स मत पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक आधा क्वेश्चन देखा जाता है कभी कभी, बट यार इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो ओनली साइंस वाले बच्चे प्लीज गो एंड सी जेनेटिक्स, अदरवाइज प्लीज मत देखो। ठीक है, ऑलराइट। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना है, मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, बस ये 2 सिस्टम्स पढ़ के जाना, बाकी की चीज़ें आप यू कैन इग्नोर इट। ये मेरे नोट्स हैं, मैं इस तरीके से हार्ट बनाती हूँ। सिंप्लीफाई जितना मतलब ब्रेक कर सकते हो ना टू द लोवेस्ट लेवल। मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है अपनी पूरी बुक खोल के, सी है ना, ये लव है मेरी बुक यार। आप सोच रहे हो कितना टाइम कितना एफर्ट लगा होगा, इतनी रातें लगी होंगी। यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो या दिस इज लव। ऑलराइट, हाँ, तो वेयर आई वॉज एट द पॉइंट कि आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सिस्टम्स को अभी आप छोड़ सकते हो, मत पढ़ना। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर बार नहीं आता है। सो यू कैन लीव दिस थिंग, यू कैन नॉट लीव ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस नहीं छोड़ना है। कौन सा डिसीज किसकी वजह से होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेरिडेटरी डिसीजेज आर इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 385 इंपॉर्टेंट है। विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसीज फॉर श्योर सारी इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी प्रोटीन की भी इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसीज आपकी मिनरल्स की भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलो तो हम एंटर हो चुके हैं ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में क्या क्या छोड़ सकते हैं हम देख लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, आपके एक बार लेकिन ऐसे ऐसे पलटते हुए ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, देखो इक्विनॉक्स क्या होता है, समर, ये सारी चीज़ें देखते जाना, इसमें कुछ छोड़ना मत, देख लो, क्योंकि छोड़ने वाले क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, जो आप अभी शायद ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेट, कितनी सुंदर स्लाइड बनाई है मैंने, वाह। चलो कोई बात नहीं, तो एक बार ये देखते हुए चला। वर्ल्ड टूर वाली वीडियो देख ली है क्या आपने, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। कोई बात नहीं, इन सारे टॉपिक्स को देख ज़रूर लेना, क्या बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इंडियन ज्योग्राफी पे रखना। हाँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा रिवीजन टेबल हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका, देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चंस को देखते हुए चलना, तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू हैव टू लीव। बहुत सेल्फ लव हो रहा है मुझे अभी, मतलब कभी इतनी फुर्सत से खुद की बुक को नहीं देगा ना, इसलिए अभी टाइम आ रहा है देखने का। आई एम फॉलोइंग इन लव। ओके, ओशियन करंट्स इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर, यस, पेज नंबर 437 करके है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, स्ट्रेट्स वगैरह छोड़ सकते हो क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल है, अभी आप नहीं कर पाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करके। नो 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 नो, यू कैन नॉट लीव क्लाउड्स। पेज नंबर 450, क्लाउड्स के लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्टीट्यूड वाइज क्लाउड्स कैसे होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, बस उनकी पोजिशन और उनका दिखावा क्लाउड्स में, ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं छोड़ सकते हो। आई एम सो सॉरी। एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ सकते हो, ये पढ़ के जाना। बाकी ये सारी चीज़ें यू कैन लीव इट, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, पढ़ लेना। लेकिन हर बार क्वेश्चन नहीं आता तो लास्ट मिनट पे पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। बट यू शुड सी एवरीथिंग इन ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपका, है ना। ओके, यस, हियर इट कम्स। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नहीं छोड़ोगे भाई तुम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। क्या लोकेशन है इंडिया की, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होता है, माउंटेन्स तो सोचना भी मत कि छोड़ पाओगे। नॉर्थ टू साउथ अलाइन करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक्स, जितनी भी रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, उसके हाईएस्ट पीक लिखे हुए हैं मैंने। इसके भी अलावा हिमालयाज को और जूम इन करके देखो, और जूम इन करके देखो। ट्रांस हिमालयाज है, हिमालयन रेंजेस है, उनकी हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके हर एक पीक को, इनके हर एक ग्लेशियर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो तुम, है ना। जितने भी टाइप के हिमालयाज हैं, जितने भी टाइप के ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन पासेस हैं, सब कुछ मैंने लिस्ट किया हुआ है। इससे बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से कराया हुआ है, कौन सी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से स्टेट से पास होती है, कहाँ जाके ड्रेन आउट होती है, हर एक चीज़। इनके संस्कृत नाम भी दे रखे हैं जो पूछे जाते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को तुम सोचना भी मत कि तुम छोड़ पाओगे। एंड दिस इज द रिवर का क्विक रिविजन। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या यार, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या, मतलब सी, यस, जितने भी वाटर प्रोजेक्ट्स हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी में, कुछ भी मत छोड़ना। अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग वन थिंग, क्योंकि ये सारे PYQs हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। PYQs हैं जो मुझे याद आ रहे हैं क्लाइमेट से, इनसे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सॉइल हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार सॉइल से क्वेश्चन आता है, तो इसको नहीं छोड़ोगे तुम। सॉइल वाला क्वेश्चन जब बुक खोलोगे ना, तब मेरे ये सारे डायलॉग्स दोबारा याद आएंगे। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस 1.5x करके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स डिराइव्ड भी होते हैं। करंट अफेयर्स वाली लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नाउ कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें छोड़ देना क्योंकि अनप्रडिक्टेबल होती हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ट्रेन योर माइंड टू लीव द क्वेश्चंस, ताकि इमोशनल बैगेज ना आए खुद पे कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया या मैं कर नहीं पाई, या उस प्रेशर में आप नेगेटिव अटेम्प्ट्स करो, गैस वर्क करो। आई डोंट वांट दैट। पेज नंबर 560 आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ के जाना है, बाकी सारी चीज़ें यहीं पे ड्रॉप कर दो। इसके अलावा ये जो चीज़ है ये मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है, बट स्टिल कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो होगी, देख लेना। बट पूरा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस टेबल में डाल दी है। टेबल इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी एनीथिंग। क्या फाउंडर्स रहे हैं, क्या उनके कैपिटल्स हैं, कौन कौन से मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाए और कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर उनके टाइम पे आए हैं। अगेन फॉलोइंग इन लव विद माई सेल्फ, ये पढ़ के जाना, ठीक है। इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बाकी चीज़ें यू हैव टू लीव इट। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा
मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, मतलब क्रोनोलॉजी इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। बाकी आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे कंसंट्रेट करना, ये चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। हालांकि मैंने ऐसी चीज़ें बनाई ही नहीं है जो आप इग्नोर कर पाओ। यू शुड रीड एवरीथिंग आउट, ठीक है। तो ये सारे तो क्लिप आर्ट्स इलस्ट्रेशन जैसे ही हैं, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ईजी हैं, कार्टून जैसी चीज़ें हैं। तो यू शुड गो थ्रू दिस वंस सो दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रोनोलॉजी, राइट। ओके, ये लास्ट में टेबल बनाया होगा। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज कौन से वॉर हुए थे, किसके बीच में हुए थे, कौन जीता था उसमें, एंड व्हाट वाज द फॉलो अप ट्रीटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो सारी बीच बीच में, ये जैसे ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डल्स, अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से ईयर में साइन हुई है, किसके बीच में साइन हुई है, व्हाट वाज द आउटकम, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हिस्ट्री में मैंने वही चीज़ें एनलिस्ट करी हुई हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये तो इमेजेस को आप गो थ्रू कर सकते हो, दिस इज क्वाइट सिंपल, ओके। ओके, देन ये सारा देखना है, ठीक है। इसमें इमेजेस हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट फॉर गुड क्रोनोलॉजी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सी कोहिनूर का हीरा, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, ओके। बाकी लास्ट में अगर यू वांट दी वन थिंग विच यू वांट टू रीड इट आउट, तो मैंने लास्ट में आपको क्रोनोलॉजी लिख कर भी बताई है। बैटल ऑफ कोची कब हुआ था, बैटल ऑफ दीव कब हुआ था, बैटल ऑफ कोलाचल का क्वेश्चन आई गेस लास्ट ईयर ही पूछा गया है सीरीज 1 2023 में, है ना। हु वॉज द विनर, फिर उस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ आइला शपेल साइन हुआ था, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन, ये पूरी क्रोनोलॉजी लिखी हुई है। सो तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक्चुअल जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद थोड़े से गेम्स भी बीच में हैं, थोड़े से क्वेश्चंस भी बीच में हैं, तो लगा लो अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ना आपके हिस्ट्री में, ट्राई टू अटेम्प्ट 5 to 7 क्वेश्चंस बस। 30 वाले कोड का ये सब्जेक्ट है बस, इससे ज़्यादा नहीं। I just want you to train your emotions to leave questions, ताकि पैनिक ना हो, क्योंकि ऑलरेडी यू विल बी गिविंग इंग्लिश का पेपर ऑल्सो बीच में उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा दूसरों की बातें सुन के, खुद की परफॉर्मेंस को लेकर, तो यू विल बी ऑलरेडी इन सो मच ऑफ प्रेशर, तो उसमें आप और बुरी चीज़ कर दोगे, है ना। तो या इसमें तो आपको बहुत मजा आएगा। ये मत छोड़ना, ये प्रेजेंटेशन मत छोड़ना, ठीक है। जो एक्चुअल आपका ब्रिटिश क्राउन वाला टाइम है ना 1858 ऑनवर्ड्स, इसमें जितने क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलो बता देती हूँ मैं आपको। कौन से वाइसरॉय आए, उसने क्या महान काम किया है, कौन सा एक्ट पास हुआ है, ये 3 चीज़ें कर लो। बाकी मतलब ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपके नेशनल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से इसमें प्रेजेंट किया है मैंने, बट हिस्ट्री और इको को 30 वाले कोड में ही हम रखेंगे स्टिल, क्योंकि स्टिल वी हैव अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, ओके। काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं मैंने इन सबको गो थ्रू, बहुत सारी इमेजेस हैं ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट तो है मेरी, चाहे एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री बहुत अच्छे से ना पढ़ो चलेगा, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो ना तब इस हिस्ट्री को ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ के देखना, है ना। और मोर देन दिस PDF जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है ना हिस्ट्री की, उसे पढ़ के ज़रूर देखना यार, उसके कमेंट सेक्शंस भी देखना, सच में यू विल फॉल इन लव विद हिस्ट्री, सच में। तो ये सारे आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे ये बताओ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ और क्या बोलते हैं पूना पैक्ट कब साइन हुआ। चीटिंग नहीं करनी, देखना नहीं है, कमेंट्स में सारे आंसर लिखते जाने हैं। यू विल, ये वीडियो है ना
एग्जाम के एक दिन पहले भी जरूर देखना, मतलब नॉट मतलब ऐसे नहीं, ओवरऑल आपको पूरा सिलेबस आंखों के सामने आ जाएगा ना, पूरा आंखों के सामने रिवीजन आ जाएगा, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। पूरी बुक खोल के दिखा दी यार मैंने। आई थिंक नाउ यू शुड डाउनलोड इट। ओके, 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया था? दिस इज नाइस, है ना। बुक्स एंड ऑथर्स, यस दिस इज समथिंग यू कैन नॉट लीव बडीज, यू कैन नॉट लीव दिस थिंग आउट। ये चीज आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। मिडाइवल इंडिया से, मॉडर्न इंडिया से और एंशंट इंडिया से सारे बुक्स एंड ऑथर्स मैंने यहीं पे मेंशन कर दिए हैं, और करंट अफेयर्स तो कैटेगरी वाइज में ला ही रही हूँ। एंड देन वी कम टू इकोनॉमिक्स पार्ट्स। इकोनॉमिक पार्ट में आप क्या क्या पढ़ना, आपको पढ़ना चाहिए, यू नो, अभी बताती हूँ मैं आपको। 5 ईयर प्लान, आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं 5 ईयर प्लान से, तो यू कैन इग्नोर दिस। नेशनल इनकम पेज नंबर 860 मत छोड़ना, दिस इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर यूज नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है, कैसे कैलकुलेट होता है जीडीपी। एफडीआई क्या होता है, और एफडीआई से रिलेटेड करंट अफेयर सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। टैक्स सिस्टम को छोड़ सकते हो एज ऑफ नाउ अभी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बैंक्स मत छोड़ना, बैंक्स एंड एनबीएफसीज के क्वेश्चन आजकल आते हैं, आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें। ओहो हो, हाउ कैन यू लीव दिस। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कर्व सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। लाफेयर कर्व क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या एक्सेप्शन है इसका, इसका शेप कैसा होता है, क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन खुद सीडीएस पूछ चुका है ना। एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर पेज नंबर 887। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट, व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट इज यू नो डियोपोली क्या होता है, ओलिगोप्सोनी क्या होता है, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको पूछे जाते हैं। एंड देन अपना प्यारा डिफेंस के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर रखे हैं, जो पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड यू नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, तो डिफेंस के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, चाहे वो रैंक स्ट्रक्चर हो, कमांड्स हो, आपके इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हो, सब कुछ यू नेम द थिंग एंड यू विल फाइंड दैट इन दिस कंपाइलेशन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कौन से यूएवीज हैं, यू नो इट। जब सीडीएस का पेपर आएगा ना, it will be me who will be proudly opening this book out and will tell you कि कितने questions आए हैं सच में, जो कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, क्या क्या गैलेंटरी अवार्ड्स है, कौन सी फर्स्ट वुमेन है, क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, कौन कौन से सोल्जर्स हैं, अवार्ड्स, सारी चीज़ें, नोबेल प्राइजेस पहला किसे दिया गया था, फर्स्ट इन इंडिया, यू नेम अ थिंग। अच्छा, मैंने इस बुक को अपडेट भी किया है, तो जिन लोगों ने ये बुक ऑलरेडी परचेस की है वो वापस से नीचे गए लिंक पे जाएं और डाउनलोड कर लें। यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है इस अपडेशन की वजह से, यू कैन डाउनलोड इट विदाउट पेइंग एज वेल, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने वापस से ऐड ऑन करे हैं इसके अंदर, और ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच यू हैव टू गो थ्रू इट। क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, ये है मिसलेनियस वाला पोर्शन, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। एंड या दिस इज माय जीके कंपाइलेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, देख लो। जीके में इफ यू आर टारगेटिंग ओटीए तो आपको 40 से 45 मार्क टारगेट करने पड़ेंगे मिनिमम। इफ़ योर एम्बिशन इज AFA, अगेन 40 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, है ना। इफ़ यू आर टारगेटिंग IMA और INA तो आपके 25 मार्क्स से 30 मार्क्स चल जाएंगे जीके में। सीइंग द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, कि बुक को दिखाते ही लगभग 1 घंटा 50 मिनट होने वाले हैं। लुकिंग एट द वास्टनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट,
यू कैन स्कोर बेटर इन इंग्लिश एंड मैथ्स, है ना। तो OTA वाले बच्चे तो भाई मैथ्स है नहीं आपका, और इंग्लिश में आप 80 स्कोर कर पाओगे, है ना। उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है स्कोर करना। सो GK, यस, GK कंपाइलेशन इज द होप देन, है ना। तो चुपचाप से डाउनलोड कर लो। PYQ के लिए ऑलरेडी आपको बुक्स मैंने सजेस्ट करी हुई है। रेस्ट आपको जो भी डाउट है ना मुझे बताओ, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे चाहे जितना भी आना पड़े ना, मैं आपका हाथ खींच के आपको ऊपर ले जाऊँ, एंड फाइनली यू टेल मी कि मैम माई नेम केम इन दी रिजल्ट लिस्ट, मेरा UPSC रोल नंबर मुझे मिल गया, मुझे में इतना नाम भी मिल गया है, दैट इज़ इट। बाकी जो भी सजेशंस हो, जो भी इम्प्रूवमेंट हो, जो भी कहना सुनना हो, कमेंट्स में कर सकते हो। आई एम सुपर एक्टिव ऑन कमेंट सेक्शन nowadays, so I'll reply you there. Baki, I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.